हेलो फ्रेंड्स, मैं निशान चौधरी आप सभी का अपने और आप सभी के चैनल द साइंस कॉमरेड में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं अपने रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू आप सभी के कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कराता हूं। तो बच्चों, आज जो ये मेरा रहने वाला है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पार्ट 2। तो आज हम बच्चों पार्ट 2 को पढ़ेंगे और आप सभी को पता है हमें क्या करना है। ये जो मेरी एनसीईआरटी की लाइन वाइज सीरीज़ है उसमें एनसीईआरटी की एक एक लाइन पर महारत हासिल करनी है। तो बच्चों, आज हम एन ओवरव्यू ऑफ सेल को पढ़ेंगे और प्रोकैरियोटिक को पढ़ेंगे। तो बच्चों, जितना हो सकता है हम करेंगे। अगर वीडियो मुझे लंबा दिखेगा तो मैं बंद कर दूंगा। तो बच्चों, लेकिन आपको जितना भी पढ़ाऊंगा अच्छे से आपके एक एक लाइन क्रिस्टल क्लियर होगी। चलो, तो अब चलते हम आगे बच्चों। An overview of cell. You have earlier observed cell in an onion peel and on a human chick cell under the microscope. तो कोई साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या किया, जो ऑनियन है उनके छिलके को लिया और जो ह्यूमन है उनके गाल के से सेल निकाले। कहने का मतलब है, अगर मैं सिंपल बात करूं तो उन्होंने प्याज को लिया, ऑनियन के छिलके को लिया और चीक सेल जो ह्यूमन है उनके गाल के सेल को लिया। कहने का मतलब है, ऑनियन पिल लेने के पीछे मकसद क्या था, चीक सेल लेने के पीछे क्या मकसद था। ऑनियन सेल आपको पता है प्लांट सेल। भाई ऑनियन क्या है, प्याज, प्लांट सेल। अगर हम क्या है ऑनियन सेल को एग्जामाइन कर लेंगे तो एक तरीके से प्लांट की स्टडी कर लेंगे। अब मुझे बताओ, अगर आप पूरे प्लांट को स्टडी करने लग जाओगे तो लाखों सालों साल लग जाएंगे। पूरे ह्यूमन की बॉडी को अगर एग्जामाइन करने लग जाओगे तो करोड़ों साल लग जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, एक जो सेल बताएगा वही तो पूरी बताएगी। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, सेल एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल और बेसिक यूनिट है। यही क्या है, एक फंडामेंटल यूनिट है। सेल के ग्रुप से टिश्यू बनता है बच्चों, टिश्यू के ग्रुप से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन के ग्रुप से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है। अगर हम सेल को एग्जामाइन कर देंगे तो ऑर्गेनिज्म तो अपने आप एग्जामाइन हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि केवल और केवल ऑनियन पिल और ह्यूमन चीक को लेने का क्या मकसद था। तो ये लाइन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हुई होगी। मैं दोबारा से पढ़ के बताता हूँ बच्चों। You have earlier observed cell in an onion peel or a human chick cell under the microscope. तो माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामाइन क्यों किया गया ऑनियन पील को और ह्यूमन चिक को। ऑनियन पील से क्या हुआ, प्लांट सेल के बारे में पता चलेगा और ह्यूमन चिक सेल से एनिमल के बारे में पता चलेगा। लेट अस रिकलेक्ट दिस देयर स्ट्रक्चर। अब इनके जो इन्होंने जो माइक्रोस्कोप में दिखा, क्या क्या स्ट्रक्चर दिखे, उनको कलेक्ट किया गया साइंटिस्टों के द्वारा। अब द ऑनियन सेल विच इज़ अ टाइपिकल प्लांट सेल, देखो क्या गया बच्चों, एक हमारा लिया है ऑनियन सेल और एक लिया है ह्यूमन चिक सेल। मुझे बताओ बच्चों, ऑनियन सेल जो हमारी प्याज है वो क्या है, प्लांट सेल, और जो हमारा चीक सेल है वो एक तरीके से ह्यूमन। तो मैं सिंपल भाषा में आपसे कह दूं कि जो प्लांट सेल है उसको पूरे को एग्जामाइन कौन कर देगा, ऑनियन सेल, और जो ह्यूमन है उसको कौन एग्जामाइन कर देगा, चीक सेल। कहने का मतलब है, अगर हम ऑनियन सेल के अंदर जाके देखेंगे जो ऑर्गेनल जैसे न्यूक्लियस मिल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया मिल रहा है, क्या क्या मिल रहा है, वही सब प्लांट में मिलेंगे। और जो चीक सेल में जो जो मिलेगा वही हमारे ह्यूमन में मिलेंगे। तो यही लिख रहा है, चलते हैं। The onion cell, which is typically plant cell, has a distinct cell wall as its outer boundary and just within it is a cell membrane। तो देखो बच्चों, हम पिछले लेक्चर में भी पढ़ के आए कि जो प्लांट सेल था उसकी जो आउटर बाउंड्री है, जो प्लांट सेल है उसकी जो आउटर बाउंड्री है वो क्या थी, सेल वॉल।
क्या थी बच्चों? सेल वॉल। और उसके अंदर क्या थी? सेल मेम्ब्रेन। लेकिन आपको पता है इसकी जो आउटर मोस्ट बाउंड्री थी वो क्या थी? सेल वॉल। लेकिन अगर मैं ह्यूमन की बात करूं तो बच्चों आउटर मोस्ट बाउंड्री क्या थी? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक ही बात है। मुझे बताओ अगर मैं इसके अंदर जाऊं तो क्या मिलता? सेल मेम्ब्रेन। तो प्लांट सेल के अंदर याद होगा आपने थियोडर स्वान ने बताया था कि जो डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर है वो तो सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन प्लांट के अंदर एक यूनिक करेक्टर मिलता है, सेल वॉल। तो बच्चों यही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मैं इसको करता हूँ रब और चलते हैं एनसीईआरटी की लाइनों की ओर। आई होप आपको अच्छे से ये समझ आ रहा होगा। बिल्कुल एक एक एनसीईआरटी की लाइन को क्रिस्टल क्लियर करते हुए चलना है। तो which is typically plant cell as a distinct cell wall and its outer boundary and just within the cell membrane। तो प्लांट सेल यानी जो ऑनियन पिल है, ऑनियन जो प्याज का छिलका है, उसके बाहर देखा गया तो हम जो साइंटिस्ट है उन्होंने एग्जामाइन किया कि बाहर सेल वॉल है और उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है। द सेल ऑफ द ह्यूमन चीक, जबकि जो ह्यूमन चीक है यानी एनिमल सेल को जब एग्जामाइन किया गया, हैव अ आउटर मेम्ब्रेन एज द डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेल। कह गया बच्चों, कहने का मतलब है इस बार हमें डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर मिला। और डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ही क्या है? डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर क्या है बच्चों? सेल वॉल की सेल मेम्ब्रेन या प्लाज डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ही सेल मेम्ब्रेन है बच्चों। क्या है? सेल मेम्ब्रेन। यानी सेल वॉल मिली ना मिली तो ह्यूमन सेल में सेल वॉल नहीं मिली, यानी प्लांट सेल में तो सेल वॉल होती है लेकिन एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। क्रिस्टल क्लियर बच्चों। तो यही थी इन लाइनों की कहानी। तो ओवरव्यू ऑफ सेल से आप समझ रहे होंगे एक एक चीज़ को वो इंडिकेट कर रहा है। अब चलते हैं आगे। इनसाइड ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेनियस बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। कोई भी सेल है, जैसे सपोज करो ये सेल है, इसके अंदर क्या है? एक बहुत ज़्यादा डार्क स्टेन्ड कलर, डार्क डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, और इसके बाहर इसकी अपनी परत होगी, उसको कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं बच्चों? न्यूक्लियस। इनसाइड ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। This nucleus contain the chromosomes which in turn contain the genetic material DNA। अब बच्चों थोड़ा सा मैं आपको नोटपैड के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये लाइंस क्या कह रही है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ से स्प्लिट करूँगा तब आपको ये अच्छे से समझ आएगा। तो बच्चों सबसे पहले आप समझो कि हमारा डीएनए डीएनए में बेसिक प्रोटीन होती है। डीएनए में जब बेसिक प्रोटीन मिलती है तो वो क्या बना देती है? न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम बच्चों कंडेंस होती है और ये बना देती है क्रोमेटिन फाइबर। ये क्रोमेटिन फाइबर और ज़्यादा कंडेंस होता है और ये बना देता है क्रोमोसोम। ये कहानी बच्चों न्यूक्लियस की है। अब आप कह रहे होंगे क्या कहना चाह रहे हैं गुरुजी? मैं ये कहना चाह रहा हूँ बच्चों, आपको पता है कि आपके अंदर जो डीएनए है वो कहाँ से आया है? आपके अंदर जो करेक्टर इनहेरिटेंस होके आए वो कहाँ से आए? आपको पता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, दूसरी से तीसरे। जैसे आपके पापा हैं, उनके करेक्टर आपके अंदर हैं, आपके बच्चों में आपके करेक्टर होंगे, उनके बच्चों में आपके। तो ये है क्या? अगर न्यूक्लियस नहीं होता या क्रोमोसोम्स नहीं होते तो ये पॉसिबल नहीं था कि हम इंडिविजुअलिटी शो करते, या हो सकता है कि होता ही ना। तो आपको पता है कि हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर, जिसमें से 22 ऑटोसोम्स होते हैं बच्चों, एक सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं।
तो 22 ऑटोजोम तो लगभग जितनी भी प्रकृति है हमारी यूनिवर्स में सब जैसे एनिमल है ह्यूमंस तो सब में सेम होंगे। जो सेक्स क्रोमोसोम्स होंगे उनमें डिफरेंस के कारण 0.000001 करेक्टर चेंज हो जाते हैं और वही कारण है क्योंकि कान तो सब में मिलेंगे, आँख तो सब में मिलेंगी, नाक तो सब में मिलेंगे, हाथ तो सब में मिलेंगे, तो वो तो 99.99% सेम रहते हैं, लेकिन 1% अंडर। तो सिंपल सी बात कहें तो जो न्यूक्लियस है बच्चों वो क्या है, एक तरीके से जैसे हमारा ब्रेन काम करता है ना, ऐसे ही पूरे सेल को कोऑर्डिनेट करता है। लेकिन कुछ सेल ऐसे भी हैं बच्चों जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, वो भी आगे हम डिस्कशन करेंगे, जैसे आरबीसी हो गया और भी हैं। तो हालांकि ये समझ में आया होगा बच्चों, डीएनए, क्रोमोसोम्स ये सब न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं और ये क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन है। तो ये आ गया। अब हम करते हैं इसको स्प्लिट। अब चलते हैं हम दोबारा से, अब इन लाइनों को पढ़ते हैं। दिस न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोसोम्स विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल डीएनए। तो न्यूक्लियोसोम के अंदर क्या है, डीएनए। सेल दैट हैव अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। तो बच्चों जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस मिलता है, मतलब इस न्यूक्लियस के बाहर अगर परत है तो उनको कहेंगे यूकैरियोटिक सेल। दो टाइप के सेल होते हैं, अभी वो भी पढ़ते हैं। और अगर इसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। अब कह रहे हो आप ये क्या है, इसको भी नोट पैड के थ्रू समझते हैं। इसको भी हम समझते हैं। बच्चों यहाँ क्या है, अगर न्यूक्लियर के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, मतलब परत से घिरा हुआ है, अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड है तो उसको बोलते हैं यूकैरियोट्स। यानी ये सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है और अगर न्यूक्लियस के ऊपर ये है मेम्ब्रेन तो इसको कहते हैं यूकैरियोट। अगर ये क्या है, न्यूक्लियस होता, ये सेल है, ये सेल है बच्चों, ये न्यूक्लियस है। और अगर ये न्यूक्लियस क्या है, मेम्ब्रेन से घिरा नहीं होता, ये नहीं होती, तो इसको बोलते प्रोकैरियोटिक। यानी जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल हैं, अगर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल से जुड़े हुए हैं उनको कहते हैं क्या, प्रोकैरियोटिक। और जो नहीं है इनमें बाउंड उनको कहते हैं प्रोकैरियोटिक। क्लियर बच्चों। अब ऐसा होता क्यों है, दोनों को अलग अलग डिफाइन करें, इसको भी समझाता हूँ। तो इसको करते हैं रफ, उसको भी समझते हैं। बच्चों ये है, सपोज करो कोई सेल, अब ये न्यूक्लियस है, ये कोई और ऑर्गेनल है, ये कोई और ऑर्गेनल है, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह। ये मुझे बताओ, अगर ये क्या है, मेम्ब्रेन से जुड़े, अगर मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है तो मुझे बताओ ये बाहर साइटोप्लाज्म है, पूरा बाहर साइटोप्लाज्म है। मुझे बताओ ये साइटोप्लाज्म में ही तो डूबे रहेंगे। मुझे बताओ जब ये साइटोप्लाज्म में डूबे रहेंगे तो इनका अपना अस्तित्व थोड़ा कम हो जाएगा, इसीलिए इनको प्रोकैरियोटिक की कहानी में आते हैं। लेकिन मुझे बताओ वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं बच्चों, ये न्यूक्लियस, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये अलग कोई ऑर्गेनल, ये अलग कोई ऑर्गेनल,
अगर हम क्या करें, इनको मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, ये न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन आ गई, ये इसमें बाउंड, ये न्यूक्लियस है, आप ये साइटोप्लाज्म है, आपको पता है। ये मुझे बताओ वेल ऑर्गेनाइज्ड हो गए, क्योंकि बाहर की परत से अलग काम कर रहे हैं, ये वेल ऑर्गेनाइज्ड हो गए बिल्कुल। ये इसमें इस बार अंदर नहीं, अंदर तो हैं लेकिन अपने वर्क अलग कर रहे हैं, तो ये वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं बच्चों। तो वेल ऑर्गेनाइज्ड जो होंगे वो क्या होंगे, यूकैरियोटिक। तो मुझे नहीं लगता अभी आपको कोई भी अंतर होगा, हालांकि इस चैप्टर में पूरा ब्रीफ दिया है कि यूकैरियोटिक क्या है और प्रोकैरियोट्स क्या है, कौन से ऑर्गेनल बाउंड ऑर्गेनल होते हैं, कौन से नहीं होते। हालांकि ये आपको ज़रूर समझ में आया होगा कि आपके गुरुजी क्या कहना चाह रहे हैं। 2 शब्द में ख़त्म करता हूँ अब पूरी कहानी। अगर वेल ऑर्गेनाइज्ड है तो क्या कहते हैं, और मेम्ब्रेन बाउंड है तो यूकैरियोट्स की कंडीशन में आएंगे, और अगर वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल हैं वो आएंगे किसमें, प्रोकैरियोटिक की कहानी में। अब चलते हैं आगे। तो ये लाइंस आपको ज़रूर समझ में आई होंगी बच्चों, छोटी सी लाइन थी लेकिन थी इम्पोर्टेंट। चलते हैं दोबारा। Inside inside each cell is a dense membrane bound structure called nucleus. This nucleus contains chromosomes which in turn contain genetic material DNA. A cell that have membrane bound nucleus is called eukaryotic. Where lack cell that lack a membrane bound nucleus, जिसमें न्यूक्लियस तो है लेकिन मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, उसको कहते हैं प्रोकैरियोट्स। ये बता दिया बच्चों। इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोट सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म। अभी बताया, चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, बताओ मुझे, चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, सारे में साइटोप्लाज्म तो मिलेगा ही मिलेगा, सारे में साइटोप्लाज्म तो मिलेगा ही मिलेगा। ये कैसा है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है। कहने का मतलब है हल्का सा फ्लूइडिटी शो करने वाला, आधा फ्लूइडिटी शो करने वाला, आधा सॉलिडिफाइड होने वाला, मतलब मिक्स करेक्टर हैं सॉलिड के और लिक्विड के, उसी को सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कहते हैं। इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ द सेल, ये अच्छा खासा वॉल्यूम पूरे सेल का स्पेसिफाइड करता है। क्यों, क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल को छोड़ दो बच्चों, कुछ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल हैं, बाकी बचा क्या, साइटोप्लाज्म। आपको पता है, अभी आपके गुरुजी ने बताया, अगर वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल हैं तो उनको यूकैरियोट्स कहा जाता है, और साइटोप्लाज्म के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है तो उनको प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। तो यही कहानी थी, यही आ गई, देख लो, सिंपल। अब चलते हैं आगे, एक एक लाइन को अच्छे से डिटेल में करते हुए। तो ये भी लाइन क्लियर हुई कि जो प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोटिक सेल्स हो, सेमी फ्लूइड मटेरियल सब में मिलेगा, जिसको हम क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म, जो ऑक्यूपाई करेगा वॉल्यूम ऑफ द सेल। द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ अ सेलुलर एक्टिविटी इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। जितनी भी एक्टिविटी चलती हैं सारी, जैसे मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी, फोटोसिंथेसिस वगैरह, सब जितनी भी एक्टिविटी चलती हैं, जो भी रिस्पिरेशन वगैरह, तो सारी तो यहीं पर चलेंगी, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनल हैं सब डूबे हुए कहाँ पर हैं तो साइटोप्लाज्म के ही अंदर। खत्म। द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी इन बोथ प्लांट एंड एनिमल। अब इसको ना ब्लू से अंडरलाइन करना बच्चों, ये क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है कि मेन एरिना क्या है प्लांट और एनिमल सेल का, तो साइटोप्लाज्म। वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर इन इट कीप द सेल इन लिविंग स्टेट। इसी में बहुत अलग अलग तरह की केमिकल रिएक्शंस भी चलती हैं जो सेल को क्या करती हैं, लिविंग स्टेट में। मुझे बताओ, मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होंगी आपके अंदर, कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म। जैसे सपोज करो खाना खा रहे हो, खाना खाया उसके बाद वो डाइजेस्ट ही ना हो, वो एब्जॉर्ब ही ना हो, वो मुझे बताओ एक्सक्रीट ही नहीं हो, तो क्या होगा, हर एक कंडीशन को ख़राब होने से क्या है, आपका जो शरीर है वो भी दिक्कत में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो डाइजेशन भी ज़रूरी है, एब्जॉर्प्शन भी ज़रूरी है, एक्सक्रीशन भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है डाइजेशन ही डाइजेशन हो रहा है, ऐसा नहीं है कि एब्जॉर्प्शन ही एब्जॉर्प्शन। तो हर एक चीज़ मेंटेनेंस है। कहने का मतलब है कि जो तुम्हारी मेटाबॉलिज्म है वो मेंटेन बरकरार रहनी चाहिए, तो वो कहाँ रहती है, प्लांट और एनिमल सेल में, वो सब साइटोप्लाज्म के अंदर रहती है। तो एनसीईआरटी इसीलिए ज़्यादा जोर दे रही है कि ये मेन एरिना है सेलुलर एक्टिविटीज़ का। कहने का मतलब है एनाबॉलिज्म हो या कैटाबॉलिज्म हो, क्या
कैटाबॉलिज्म, कुछ भी हो, कहाँ क्या इम्पोर्टेंट है, कहाँ होगा, सब सेलुलर एक्टिविटीज़ में आएगा। डन बच्चों, अब चलते हैं आगे। तो ये लाइन क्लियर थी, अब आगे चलते हैं। बिसाइड द न्यूक्लियस के अलावा द यूकैरियोटिक सेल हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनली। मैंने क्या कहा, जो न्यूक्लियस है उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में बहुत मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर हैं जो इनको ऑर्गेनली बोलते हैं। जैसे एग्जांपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको डिटेल में पढ़ेंगे, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, इसको गोल्गी बॉडी भी कहते हैं, ये भी डिटेल में पढ़ेंगे, लाइसोसोम्स, इसको डिटेल में। बच्चों देखो, जो प्रोनाउंसिएशन है वो किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ होता है बायोलॉजी में, तो आप ना अपने अनुसार इसको स्पेसिफाइड करें। मैं कुछ बोल रहा हूँ, हो सकता है हो कुछ प्रोनाउंसिएशन, तो वो अपने आप करेक्ट कर लें। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडी एंड वैक्यूल्स, तो ये ऑर्गेनल हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड होंगे। तो इस लाइन को इम्पोर्टेंट है याद रखना। बिसाइड द न्यूक्लियस तो होगा ही होगा, उसके अलावा जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर मिलेंगे ऑर्गेनल्स। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें भी मेम्ब्रेन बाउंड होगा, बिल्कुल मेम्ब्रेन होगी। गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडी, वैक्यूल्स, सब क्या होंगे, मेम्ब्रेन से घिरे होंगे। द प्रोकैरियोटिक सेल लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। प्रोकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनल तो होंगे, लेकिन वो मेम्ब्रेन से जुड़े नहीं होंगे। बच्चों मैं पहले ही आपके क्रिस्टल क्लियर कर चुका हूँ कॉन्सेप्ट को। मैंने क्या कहा था, ये सेल है, ये सेल है। सपोज करो ये प्रोकैरियोटिक है, ये यूकैरियोटिक है। मैंने क्या कहा, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। अब हमने क्या बनाया, ये न्यूक्लियस, ये माइटोकॉन्ड्रिया, वैसे ही एग्जांपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये और यहाँ पर भी। अब मुझे बताओ, अगर यहाँ पर इसकी बात करूँ, ये सारे मेम्ब्रेन लेस हैं, इनके बाहर परत होगी ना, ये नहीं होगी, लेकिन इन सब के बाहर परत होगी। ये वेल ऑर्गेनाइज्ड है यूकैरियोटिक, लेकिन ये मेम्ब्रेन लेस होंगी। क्रिस्टल क्लियर, यही मैं वहाँ पर बता रहा था आपको, अब और अच्छे से स्पष्ट होगी। तो एनसीईआरटी की लाइन घबराना नहीं है, अगर आपको पहले क्लियर ना हो, आगे आगे और अच्छे से क्लियर होती है, लेकिन मुझे वहाँ पर भी समझाना था आपको। क्लियर, तो दोबारा पढ़ते हैं इन लाइनों को और अच्छे से फिर से समझते हैं। हालांकि समझ तो आ गया होगा। बिसाइड द न्यूक्लियस द यूकैरियोटिक सेल हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, जिनको ऑर्गेनील बोलते हैं, जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स आता है, लाइसोसोम्स आता है, माइटोकॉन्ड्रिया आता है, माइक्रोबॉडीज आती है, वैक्यूल्स आते हैं। इनको एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं। ऑर्गेनल एब्सेंट नहीं होते, वो मेम्ब्रेन से घिरे नहीं होते बच्चे। डन, क्लियर। अब आते हैं आगे, इम्पॉर्टेंट ब्लू से पढ़ेंगे। राइबोसोम्स आर अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल फाउंड इन ऑल सेल ऑफ बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। याद रखना, राइबोसोम एक ऐसा मेम्ब्रेन बाउंड, ऐसा ऑर्गेनल है जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, और ये यूकैरियोटिक सेल में भी मिलता है और प्रोकैरियोट। अब आप कह रहे होंगे यूकैरियोटिक सेल्स में तो गुरुजी ने बताया था केवल और केवल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल हैं, लेकिन बच्चों याद रखना, इसीलिए ब्लू से मैंने स्पेसिफाइड कराया है, जो राइबोसोम्स है वो क्या है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। तब भी कहाँ मिलता है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, यहाँ ट्रिपल स्टार और लगा दो। राइबोसोम्स वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है जो सारे सेल्स में मिलता है, यूकैरियोट्स हों प्रोकैरियोट्स हों। विद इन द सेल, सेल के अंदर भी मिलेगा। राइबोसोम्स आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म बट ऑल्सो विद इन द टू ऑर्गेनली। कहने का मतलब है ये सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम साइटोप्लाज्म में ही नहीं मिलेगा, ये दो ऑर्गेनेले में भी मिलेगा, जैसे क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, और
कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलमों पे भी। अब आप कहोगे कि ये क्या लाइंस कह रही हैं बच्चों, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। जो राइबोसोम्स है जब हम उसके पढ़ेंगे तब अच्छे से स्पेसिफाइड करेंगे। जो राइबोसोम्स है वो केवल और केवल साइटोप्लाज्म में नहीं मिलेगा, कहने का मतलब है ये सेल है, यहाँ पर राइबोसोम्स ही नहीं बिखरे मिलेंगे। जैसे ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर भी हो सकता है, इसके इसके सरफेस पे भी हो सकता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो राइबोसोम्स एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। पहले तो भाई यूकेरियोट्स में नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते नहीं है गुरुजी, आपने बताया था, लेकिन मैंने कहा था 3 स्टार लगा रहा हूँ, राइबोसोम्स हो सकता है। दूसरा राइबोसोम्स केवल और केवल साइटोप्लाज्म में ही नहीं मिलेगा, क्योंकि गुरुजी ने बताया था जितने भी ऑर्गेनल हैं सब साइटोप्लाज्म में बिखरे होते हैं। वेल या नॉन वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं वो अलग बात रही। ये ऊपर भी हो सकता है और ऑर्गेनली के अंदर भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट, ये लाइन खत्म, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इसको लिखें, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है कि किन किन 2 ऑर्गेनल के अंदर राइबोसोम्स मिल सकता है। तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिल सकता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर मिल सकता है, ऑन द सरफेस। क्रिस्टल क्लियर। अब चलते हैं आगे। Animal cell contain another non-membrane bound organelle called सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम के अंदर ही सेंट्रियोल भी होता है। क्वेश्चन सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल दोनों से पूछा जा सकता है बच्चों। तो जो एनिमल सेल है उसमें एक और नॉन, मतलब ये है कि यूकेरियोटिक सेल में तो केवल और केवल मेम्ब्रेन बाउंड थे, तो जैसे राइबोसोम है एक सेंट्रोजोम या सेंट्रियोल जो क्या सेल डिवीज़न में हेल्प करता है, वो भी नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल है। अब मैं एक आपको ट्रिक बता रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप क्या है इनको समझो कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल हैं क्या, जो क्या है हमारे गुरुजी ने हमें याद कराई थी। ट्रिक भी नहीं है कुछ, बस आपको ये याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन बन जाता है, तो होता नहीं है बच्चों। तो आपको कुछ नहीं करना, RBCNI इसको याद रखना है। ये मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल है, मतलब इन पे कोई भी परत नहीं होती। ये है पहला राइबोसोम, इसको लिख लेना है आपको। वेसल बॉडी, सेंट्रियोल या सेंट्रोजोम, न्यूक्लियोलस मतलब होता है न्यूक्लियस होता है यूकेरियोट्स में, उसी को न्यूक्लियोलस बोलते हैं। इंक्लूजन बॉडी। ये 5 ऐसे ऑर्गेनल हैं बच्चों, इनको नोट करो जल्दी से। ये 5 ऐसे हैं जो मेम्ब्रेन लेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, मेम्ब्रेन लेस। और यहीं पर एक और स्टार बना के लिखना बच्चों, हालांकि यहाँ है नहीं, मैंने पूरे जितने भी हैं RBCNI, राइबोसोम्स, वेसल बॉडी, सेंट्रियोल, न्यूक्लियोलस और इंक्लूजन बॉडी। हालांकि मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तब भी इनको डालूंगा। और दूसरे डबल मेम्ब्रेन बाउंड। डबल मेम्ब्रेन किस किस में होती है डबल मेम्ब्रेन बाउंड, तो वो हैं 2, माइटोकॉन्ड्रिया 3 है। पहला माइटोकॉन्ड्रिया, स्पेलिंग आप देख लेंगे आई जाएगी आपको। माइटोकॉन्ड्रिया है बच्चों, दूसरा है क्लोरोप्लास्ट और तीसरा है न्यूक्लियस। ये होते हैं डबल मेम्ब्रेनस, और बाकी बचे सिंगल मेम्ब्रेनस। तो इन दोनों को याद कर लोगे तो सिंगल मेम्ब्रेन आपको आ जाएंगे, जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम्स, माइक्रो बॉडी, वैक्यूल्स, ये सब क्या है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, ये सब क्या है डबल। तो मुझे लगता है आपने लिख लिया होगा, अब मैं इनको मिटा देता हूँ बच्चों। चलो अब चलते हैं आगे। क्रिस्टल क्लियर। सेल डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटी। जो सेल है वो साइज, शेप और एक्टिविटी में डिफर करता है। तो सेल बेसिकली फंक्शन पे डिपेंड करता है, उसके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, शेप पे और एक्टिविटी। अब माइकोप्लाज्मा द स्मॉलेस्ट सेल,
तो सबसे जो स्मॉलेस्ट सेल है माइकोप्लाज्मा, और इसकी एक प्रजाति है बच्चों पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इम्पॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछा जाए कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट सेल, अगर ऑप्शन में माइकोप्लाज्मा है तो माइकोप्लाज्मा को क्लिक मारो, अगर वो नहीं है तो किसको मारो, करेक्ट मारो, पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों ये लाइन आपको क्रिस्टल क्लियर हुई होगी। सेल डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटी। माइकोप्लाज्मा द स्मॉलेस्ट सेल आर ओनली 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। कहने का मतलब है 0.3, 1 माइक्रोमीटर में होते हैं बच्चों 10⁻⁻6 मीटर। समझ गए? तो कहने का मतलब इंटू 10⁻⁻6 मीटर, इतना छोटा माइकोप्लाज्म की लेंथ होती है। तो क्रिस्टल क्लियर बच्चों, 1 माइक्रोमीटर इन लेंथ। वाइल बैक्टीरिया, अब थोड़े से ये डायग्राम है, यहीं के यहीं आपको याद करा दूंगा, सीधी सी बात है। सबसे पहले ये है आरबीसी का रेड ब्लड सेल। ये क्या होती हैं बच्चों, ये राउंड दिख रही हैं, राउंड एंड बाइकॉनकेव। आपने फिजिक्स में पढ़ा है कॉनकेव कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव क्या होता है आपको पता है, जो क्या है थिक और थिन, जो मिडिल से थिक बाहर से थिन वो होता है। तो ये क्या है कॉनकेव, राउंड और बाइकॉनकेव दिख गए होंगे आपको। दूसरी है WBC, ये अमीबॉइड, ये आपको रेगुलर शेप की दिख रही होंगी, कोई शेप सा नहीं है, तो वो है अमीबॉइड। अमीबा का शेप कैसा होता है बच्चों, इर्रेगुलर। तो दोनों क्रिस्टल क्लियर। आरबीसी कैसी मिली, राउंड और बाइकॉनकेव। बाइकॉनकेव कहाँ पढ़ते हैं, फिजिक्स में, पूरी रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स में ही चलता है। डन बच्चों। तीसरा कॉलमनर एपिथेलियम सेल, ये पढ़ेंगे बच्चों 6th चैप्टर में पढ़ेंगे आप। लॉन्ग और नैरो आपको दिख रही हैं, लॉन्ग हैं और नैरो हैं, पतली पतली हैं और लंबी हैं, लॉन्ग और नैरो। आगे ये है नर्व सेल, जो हमारे दिमाग की नर्व्स हैं, नर्व्स। तो ये क्या होंगी, ब्रांच और लॉन्ग। लंबी तो ये भी हैं लेकिन इनमें ब्रांचेस आ गई बच्चों, तो वो लॉन्ग और नैरो थी, ये लॉन्ग और ब्रांच हैं। अब आते हैं आगे। एनाटॉमी में आप पढ़ते हो ट्रैकीड, वो क्या है, इलोंगेटेड। ये क्या है, एक वाटर ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है, जाइलम और फ्लोएम के अंदर आप पढ़ते हो। ये मीजोफिल सेल है जो अभी पढ़ेंगे, ये क्लोरोप्लास्ट के जो सब मतलब ये है, सबसे पहले मीजोफिल सेल होता है, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, देन उसके अंदर ग्रेना होता है, देन उसके अंदर थाइलाकॉइड होता है, वहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है। तो ये आउटर मोस्ट जो सरफेस है लीफ का, वही मीजोफिल सेल है। ये राउंड है और ओवल है, दिख रहे होंगे अंडा आकार वाले। तो 6 स्ट्रक्चर आपको क्रिस्टल क्लियर हुए, एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। आरबीसी कैसी मिली थी बच्चों, राउंड और बाइकॉनकेव। WBC अमीबॉइड, इर्रेगुलर शेप। कॉलमनर एपिथेलियल सेल, लॉन्ग एंड नैरो। नर्व सेल, ब्रांच एंड लॉन्ग। ट्रैकीड, इलोंगेटेड। और मीजोफिल सेल, राउंड एंड ओवल। तो ये आपको क्रिस्टल क्लियर हुआ। अब इनको कर देता हूँ मैं रफ, ताकि दिक्कत ना हो आपको। क्रिस्टल क्लियर। अब हम चलते हैं आगे बच्चों। ये मैंने किया रफ। तो बैक्टीरिया कुड बी, बैक्टीरिया हमने पढ़ा था वहाँ, बैक्टीरिया कुड बी 3 to 5 माइक्रोमीटर। तो जो माइकोप्लाज्मा था बच्चों, जो माइकोप्लाज्मा था वो कितना था, 0.3 माइक्रोमीटर, जबकि जो बैक्टीरिया है वो थोड़ा सा बड़ा है, 3, थोड़ा तो नहीं, 10 गुना कह सकते हैं, 3 to 5 माइक्रोमीटर का। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ ऑस्ट्रिच। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो लार्ज आइसोलेटेड सिंगल सेल है, सबसे लार्जेस्ट और जो अकेला रहने वाला जो सिंगल सेल है वो एग ऑफ ऑस्ट्रिच है बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है, विच इज़ द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, इज द एग ऑफ ऑस्ट्रिच। अमोंग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये तो बात थी यूनिसेलुलर्स की। अब आ जाते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनल्स, जो ह्यूमन आरबीसीज है, आर अबाउट 7 माइक्रोमीटर इन लेंथ। जो आरबीसी है बच्चों ह्यूमन की, वो लगभग कितनी है, 7 माइक्रोमीटर इन लेंथ।
Among multicellular organism, human red blood cell are about 7 micrometer in diameter. एक और क्वेश्चन तैयार होता है। इस स्लाइड से लगभग हर लाइफ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछने की प्रोबेबिलिटी है। जो नर्व सेल है वो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल है। सेल ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन दिस शेप। जो सेल है वो शेप में वेरी करता है। अभी हमने ऊपर 6 एग्जाम्पल पढ़े। आरबीसी बाइकॉनकेव और राउंड थी, तो ट्रैकिड इलॉंगेट मिला नर्व सेल। तो हमने 5-6 सेल देखे और 5-6 सेल अलग अलग मिले। तो ये जो सेल है कितना ग्रेटली वेरी कर रहा है, आपने ये 6 एग्जाम्पलों से देखा। अभी हमारी ह्यूमन बॉडी को उठा ले तो मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल हैं, तो मुझे बता हर एक की सेल डिफर होगी तो बहुत ज़्यादा। तो यही लाइन कह रही है सेल ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन दिस सेल। जब यही 6 सेलों को अलग अलग बता दिया तो औरों में तो और ही चलती जाएगी। दे में भी डिस्क शेप भी हो सकता है, पॉलीगोनल, कॉलमनर, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक और इवन इरेगुलर। द शेप ऑफ द शेप में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। इम्पॉर्टेंट लाइन एक और 3 स्टार इसको भी देंगे। जो शेप है सेल का वो उसके फंक्शन पर डिपेंड करता है। जैसे सिंपल, जितना आप काम करोगे, जितनी आप मेहनत करोगे, उतना अच्छे से सिलेक्शन लोगे, सीधी सी बात है। ऐसे ही जो शेप है सेल का वो भी मेंटेन, या फिर सीधी सी बात है, अगर आप योगा करोगे या अच्छे से मेंटेन रखोगे, डाइट अच्छी लोगे, तभी आपकी बॉडी मेंटेन रहेगी। उसी प्रकार से जो सेल है वो भी अपनी बॉडी के जो फंक्शंस हैं उनके अकॉर्डिंग अपने शेप को वेरी करता रहेगा। तो ये था ओवरव्यू। तो बच्चों आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। आई होप आपको सभी को अच्छा लगा हो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा। हम अगले वीडियो में प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे, देन यूकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे, उसके बाद सारे ऑर्गेनल और इस चैप्टर को रैप अप करेंगे। तो धन्यवाद।